sectors of Indian economy. And we all had read the sectors divided on the basis of goods and services they produce. Then पिछले कुछ सालों में, मतलब when the civilization started, उस वक्त में हमारे पास सिर्फ जो है प्राइमरी सेक्शन था, दैट इज आपका एग्रीकल्चर. स्लोली स्लोली एग्रीकल्चर जो है दैट चेंज्ड इनटू इंडस्ट्रीज. देन जब ये दोनों सेक्टर्स आए तो वी नीडेड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंश्योरेंस, तो हमारा टेरिशरी भी डेवलप हो गया. फॉर द पास्ट few years हमारा टेरिशरी हैज बीन मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर टू सेक्टर्स, बिकॉज वो बाकी दो सेक्टर्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है. बट इफ वी लुक इन टू द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो प्राइमरी में आज भी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं एज कंपेयर टू टेरिशरी. And we need to increase the sectors in our employment also, not only in production. फिर हमने पढ़ा कि there are certain situations जहां you may be having employment, unemployment, underemployment and seasonal unemployment. Employment is when you are working. Unemployment जब आपको काम नहीं मिलता. अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड मतलब व्हेन द लेबर इज डिवाइडेड, जबकि उतने लोगों की उस जगह पे काम की जरूरत नहीं है. हमें लग रहा है दे आर वर्किंग, बट एक्चुअली वो काम दो जना भी कर सकता है जहां पांच जने काम कर रहे हैं. तो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है. अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो दे वुड बी गेटिंग मोर इनकम. एंड सीजनल होता है ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर सीजन the person may not be able to earn. For example, in the agriculture, हमारा जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है इट रिक्वायर्स मोर लेबर्स. बट when it is only जब ये क्रॉप सिर्फ ग्रो हो रहे हैं तब वी डोंट रिक्वायर. एट दैट पॉइंट जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट, दैट इज सीजनल. और मोस्ट ऑफ देम माइग्रेट टू सिटीज जहां वो छोटे मोटे काम करते हैं. इन द अर्बन एरियाज जब बारिश का मौसम होता कंस्ट्रक्शन इज स्टॉप. एट दैट टाइम दीज पीपल डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट. तो हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, दिस इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट. जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, जिसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है और उसके पास 5 जने हैं और सारे के सारे काम करते हैं. अगर हम उन 5 में से 2 जनों को कहीं और नौकरी पे लगा दें तो 3 जनों से लक्ष्मी का काम तो हो जाएगा, प्लस वो जो 2 जने अलग अलग काम करें उनके इनकम से हमारा इनकम ज्यादा होगा. तो हाउ कैन इट बी देयर? फर्स्ट, ये पेपर का क्वेश्चन it comes, but it comes in option also. First, the government can spend some money or banks can provide a loan. आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं वहां पर उनको वेल बनाने के लिए दिया जाए तो हो सकता है कि उस लैंड को वो बेटर इरिगेट करे. और अगर उसको बैंक से लोन मिलता तो हो सकता है शी मे बी एबल टू बाय अ ट्यूबवेल, शी मे बी एबल टू टेक अ सेकेंड क्रॉप. तो उससे उसको जो है शी मे बी गेटिंग मोर नेट. अगर कोई डैम अगर कंस्ट्रक्ट होता है तो जो 2 more एम्प्लॉइज हैं दे कैन ऑल्सो बी एंगेज इन सर्टन वर्क. इसके सिर्फ वही दोनों जने नहीं, इट कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स. देन now suppose Lakshmi and other farmers produce more than, then they would be able, they would need to sell these. तो उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. सो अगर वहां ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज होगा, रूरल रोड्स होंगे, तो वहां पे ट्रक्स वगैरह जा सकते हैं. दे कैन सेल इट ऑफ इन द नियर बाय एरियाज, दे कैन गेट द इनकम.
सिर्फ उनको नहीं, जो लोग मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर लेंगे उनका भी होगा, जो उन सामान को लेकर वहां तक पहुंचा रहे हैं ट्रेडर्स उनका भी होगा। तो लक्ष्मी's नीड इज नॉट ओनली वाटर, शी नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट, पंप सेट्स, और उनको ये सब नहीं मिलता है। तो अगर वहां पर बैंक्स होंगे तो बैंक में तो एम्प्लॉयज होंगे ही होंगे, प्लस बैंक अगर उनको सस्ते दामों पे देगा तो मे बी लक्ष्मी जैसे कई फार्मर्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर। लक्ष्मी का भी फायदा, लक्ष्मी जैसे फार्मर्स का भी, और बैंक होगा तो बैंक के एम्प्लॉयज भी होंगे वहां पर। तो वी कैन डेफिनेटली देन they can also the government can also promote and locate rural small industries, जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, दे डोंट नीड टू हैव अ बिग फैक्ट्री। जैसे वहां अरहर आता है तो दाल मिल होगा तो उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज होगा तो पोटैटोज जैसी जो चीजें होती हैं उनको जब तक वो बिकते नहीं है, दे कैन बी डन, दे कैन, फ्लोर मिल्स हो सकता है, हनी कलेक्शन सेंटर होगा तो हनी को जो है प्रोसेस करके इट कैन बी कल्टीवेटेड। दैट मीन्स अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी तो जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो उसमें एम्प्लॉयड है, everyone is going to be getting the money. So these are some of the areas through which employment can be generated. But employment can be generated through other things also. Do you know about 60% of the population belongs to the age group of 5 to 29? अब ये जो 5 to 29 क्यों बोला है, सॉरी 60%, जो टोटल पॉपुलेशन है 1,04,000,000 जो है उनमें से 60% आर हेल्दी वर्किंग। इनमें से 14 से लेके 29 वाले तो काम करने वाले, बाकी द रेस्ट, दोज हु आर लेस देन 18 ईयर्स, उनके लिए क्या करें? तो दे वर्क एज चाइल्ड लेबर्स। सो इफ यू आर एबल टू बिल्ड द स्कूल्स, तो स्कूल बिल्डिंग बनने के लिए लेबर चाहिए। स्कूल बनेगा तो स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल, पेऑन, उससे रिलेटेड जो भी आपका स्टाफ, सामान खरीदने के लिए, तो दे यू वुड रिक्वायर सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, वन मार्कर क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन। पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे, अब हम इसको नीति आयोग बोलते हैं। तो 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन। फिर सिमिलरली हेल्थ, हमारे यहाँ देर आर सो मेनी हॉस्पिटल आए। हम लोग गए थे झांसी, मतलब when my daughter was supposed to get the admission, तो we had gone to all the मतलब all the areas जहाँ she can get. तो there are more rural areas जहाँ hospitals and doctors aren't there, and there are some rural areas जहाँ पर primary medical centers are there। अगर वहां पर if you want to have any surgery you need to travel 50 kilometers from there, and the recent example is Rameshwaram, and this I went in February and I was, मतलब कि मैं तो एकदम जिसको कहते हैं ना, बीइंग अ टीचर आई वाज जस्ट, एंड दिस वाज माय सोलो ट्रिप, तो मैं तो एकदम हैरान। मैंने कहा भाई, वहां उन्होंने बताया, द माय कैब ड्राइवर ही टोल्ड मी कि इन रामेश्वरम, इफ यू गो टू रामेश्वरम, दो इट इज सो फेमस, यस, द वाटर एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं, मोर देन ब्यूटीफुल। आई वेंट टू दैट लास्ट पॉइंट पार्क स्ट्रेट जहां से आप श्रीलंका, बट इन बिटवीन देर इज नो स्कूल, देर इज नो हेल्थ सेंटर, कुछ नहीं, only one or two small clinics are there. So I asked the driver, क्योंकि I went to अब्दुल कलाम हाउस एंड ऐसे कि यहाँ से, तो दे ही सेड कि यहाँ से किसी को ऑपरेशन करवाना, मतलब कोई भी मेजर होता है, इवन बेबीज को भी ग्रो करना होता है, और अगर ऑपरेशन है वहां से पास में 50 किलोमीटर दूर रामनाथपुरम है, वहीं पर होता।
जस्ट इमेजिन एजुकेशन एंड हेल्थ हमारे यहाँ कैसा है. Why I took the example of Rameshwaram is because Rameshwaram is very famous. इतना फेमस होकर भी वहां पर एक प्रॉपर there is only one school which is still 8th standard, and then if you want to complete your studies you have to go to Ramanathapuram, and there are no big hospitals. So if health sectors are provided, then एक हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको वर्कर्स, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, ग्रेट स्टाफ्स आपके वो, देन उससे रिलेटेड आपके मेडिसिन, मेडिकल शॉप्स वो, एंड इफ यू आर ओपनिंग अ कॉलेज तो बच्चों के लिए कॉलेज तो होगा ही होगा, प्लस उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट. यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन अगर हम उसी को इम्प्रूव करते हैं तो नॉट ओनली हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन इम्प्रूव होगा, इट वुड ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तो बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, प्रोवाइडिंग लोन्स, starting projects like construction projects, giving cheap loans, promoting rural industries, ये सब होते हैं to create employment. 5 marker question. Now every state has region, or region has potential for increasing the income. Sorry, we were on this now. हाँ, हो गया. It could be tourism, regional craft, or new services like IT. Hyderabad, Bengaluru, these are all IT areas. Whereas आपका राजस्थान, कश्मीर, tourism area, some of them are craft area. तो प्लानिंग कमीशन का कहना है कि अगर हम इस एरिया को इंक्रीज करते हैं, टूरिज्म प्रमोट करेंगे तो व्हाट विल हैपन. टूरिज्म प्रमोट करेंगे तो सिर्फ हमारे इंडिया का टूरिज्म ही नहीं होगा, प्लस टूरिज्म, अब ले लो आगरा. आगरा के अंदर इफ यू सी, आगरा, ताजमहल, हम मेनली हम ताजमहल बोलते हैं, तो वहां पे आसपास में कितने सारे होटल्स हैं, रहने वाले, खाने वाले लोकलाइट्स हैं. देन जो लोग हाथों से चीजें बनाते हैं वो है. यानी कि सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा वहां रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए लोकल, मतलब कि आपके जो क्राफ्ट्स हैं वो सब कुछ प्रमोट होता है. सो इफ वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री, इट वुड ऑल्सो हेल्प. लाइक अयोध्या के लिए द करंट गवर्नमेंट हैड मेड सो मच ऑफ, जब किया था तब दे सेड कि इट इज बिकॉज ऑफ टूरिज्म. यस, अयोध्या एज सच इज नथिंग, अभी तो कुछ नहीं है वहां पर, बट इफ इट इज डेवलप, अभी वो मंदिर बन रहा है, मंदिर से रिलेटेड आपके काफी एम्प्लॉयमेंट है. नाउ लोकल क्राफ्ट, लोकल फूड, local area, local development, so that would help in the overall development of that area and GDP. So the same study says if tourism sector is improved, we can give 35 lakh people job. तो सोचो, 35 तो यहाँ पर एजुकेशन में, 20 हेल्थ में, ऐसे कितने सारे सेक्टर्स हैं. We must realize some of the suggestions discussed would take a long time to implement. कुछ हमें क्विक मेजर्स भी चाहिए, ये तो लॉन्ग टर्म के हैं, आने वाले टाइम के लिए. तो अभी के लिए क्या किया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ. आई वुड राइट दिस एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जिसमें क्वेश्चन ना आता हो. एंड वी हैव मेड वन एक्ट जिसको हम कहते हैं नरेगा, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो MNMG नरेगा, which started in September 2005
जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह। एंड इट वाज कि जो रूरल एरियाज में ग्राम सभा के अंदर अगर लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं फॉर द वर्क, लेकिन जब गवर्नमेंट नोटिस निकालती है कि आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है इट कम्स अंडर नरेगा, तो वहां पर जो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम ग्राम सभा में लिखा हुआ है, दे गेट अ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज। जो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मिलता है, और जो वेज फिक्स होता है उतना उनको उतने दिन का मिलता है। इन केस गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को वहां स्टार्ट नहीं कर पाती है और इट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड, देन द गवर्नमेंट गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एंड दिस नरेगा जो है इट कम्स अंडर राइट टू वर्क, मतलब एवरी वन हैज द राइट टू वर्क। अपने अपने आप को, अपने पेट को भरना सबके लिए जरूरी है। सो अंडर दिस गवर्नमेंट ये स्कीम बनाया है सो दैट रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, जब तक आपके बाकी प्रोजेक्ट्स लाइक टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ आपका इंप्रूव नहीं होता है। 1/3 ऑफ द वर्क जो इसमें काम होता है दैट इज रिजर्व फॉर द विमेन। एंड इसके अंदर जो आपका काम है इट इज विद इन द रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर्स, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। माय मतलब कि वी आर, माय हस्बैंड्स विलेज इज है, आई रेयरली विजिट इट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से चेन्नई मेरे को जाना हो, माय ओल्डर स्टूडेंट्स नो कि जब मैं चेन्नई जाती थी उनको पता भी नहीं होता था कि आई हैव गॉन टू चेन्नई, क्योंकि मैं सुबह जाती थी और रात को वापस आ जाती थी, उनको पता ही नहीं होता था कि संडे को आई वॉज इन चेन्नई। बट इफ आई हैव टू गो टू माई विलेज, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। बट प्रॉब्लम क्या है कि टू चेन्नई टेक्स 2.5 hours, but from Chennai to that village it takes around 3.5 hours. The roads are good, the roads are pretty good। वहां पे तमिलनाडु में रोड्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो मेन वहां पर टाउन है वहां से विलेज के लिए देरास, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो देर इज नो अदर मीन्स। सुबह एक बार बस आएगी 5 बजे और शाम को एक बार 5 बजे वहां से वापस आ। तो अगर आप 5 बजे की बस मिस कर गए तो यू कैन नॉट एंटर इफ यू डोंट हैव योर ओन व्हीकल, क्योंकि वहां प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है, कैब, ओला फोला नहीं, रिमोट हो जाता। अभी लास्ट June 5th आई वॉज देयर लास्ट। तो वहां आई सॉ दैट वो लोग वहां पर वेल बना रहे हैं इरिगेशन के लिए। एंड यू वोंट बिलीव वहां पर एक सिंगल दुकान नहीं है, यू डोंट हैव द प्रॉपर शॉप। एक अंकल ने अपने घर में रखा हुआ है, बट यू विल गेट ओनली द बेसिक आइटम्स। आपको वहां पर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलता, यू वोंट गेट इवन द कोल्ड ड्रिंक ओवर देयर। तो व्हेन आई वेंट ओवर देयर तो आई सॉ कि वहां पर दे आर मेकिंग दैट, वहां कैनाल और वो बना रहे हैं, तो दैट केम अंडर नरेगा। I मतलब I had that curiosity because I teach you, तो I had that curiosity। So नरेगा ऐसे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स में डाला जाता है, फिर गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है। अराउंड 625 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके सब डिविजन आपके 625 के अंडर आते हैं, जहां पर नरेगा हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो नरेगा इसलिए किया गया है सो दैट अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको तो टू सम एक्सटेंट इट इज डन। बट अगर हम छोटे छोटे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, आपके पेपर में ये सेल्फ क्वेश्चंस हैं क्लास 10, छोटे छोटे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स है, स्मॉल वन, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपनिंग मतलब कि बीसीए, या फिर आप स्मॉल स्मॉल भी करोगे ना, तो एटलीस्ट दोज पीपल वुड बी एबल टू लर्न दिस, क्योंकि वहां इतनी एजुकेशन नहीं होती है। ओनली फ्यू पीपल गो फ्रॉम देयर ओन विलेज टू अदर एरियाज टू एक्वायर एजुकेशन, so they can get employment
they can learn the skills. तो हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, बैंक, देन आपका टूरिज्म, देन आपके लोग प्रोमोटिंग लोकल इंडस्ट्रीज, देन आपका जो है प्रोवाइडिंग इनपुट्स, ये सब आप लोग डाल सकते हो फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. नाउ अभी हमने पढ़ा प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अलाइड सोर्सेस. मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिसमें इंडस्ट्रीज होती, एंड टेरिशरी हमारी होती है जो आपके ट्रांसपोर्ट या फिर आपका बैंकिंग वगैरह. तो अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर, नाउ एग्रीकल्चर में जो लैंड है, इट इज ईदर ओन्ड बाय स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स, नॉट गवर्नमेंट. तो इनमें जो लोग अपने नीचे काम करवाते हैं, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनमें देर आर बिग इंडस्ट्रीज विच कम्स अंडर कंपनी वेज एक्ट, कंपनी लेबर एक्ट. लेकिन देर आर स्मॉल इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज जहां लोग काम करते हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड. टेरिशरी के अंदर आपके स्मॉल काम करने वाले, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले, कॉबलर्स, छोटे छोटे ईटरीज, दे डोंट कम अंडर एनी मतलब की रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, दे आर डिविजन ऑफ द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ पीपल वर्किंग देयर. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है मतलब कि डिस्टिंग्विश सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस. तो एक आपका होगा ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होगा अनऑर्गेनाइज्ड. नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल. कांता ऑफिस जाती है 9 to 5, 9:30 to 5:30. शी गेट्स द सैलरी, शी गेट्स पीएफ, शी गेट्स सर्टेन medical and other allowance. She doesn't need to go to office on Sundays. And when she joined, she was given a letter जिसमें सारे regulations बताए थे. वेरस कमल जो है वो डेली वेजर है. वो 8:30 बजे सुबह 7:30 जाता है, बट देर इज वर्क टिल 8 o'clock. उसको कोई अदर वेज नहीं मिलता. he has to go on every day. there is no paid holidays or something. there is no formal letter. वो कभी भी उसको नौकरी से छोड़ सकते हैं. what is it? तो कांता, ये दिस इज अ केस स्टडी. तो कांता वर्क्स इन एन organized sector and Kamal is working in a disorganized or unorganized sector. As the word says, disorganized मतलब जिसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते. कांता वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि वेयर. अब आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है और ये आपके आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज. प्लीज राइट इट इन द टैबुलर फॉर्म. इट इज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. भाई आप जब ज्वाइन करोगे, अब आप लोग क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हो? वाई आर यू लिसनिंग टू द scolding of your teachers? Because when tomorrow you join, you want to join a company where there are facilities. Jahan, when you join, you are given some notice. You are given there, the company follows some rules and regulations. मतलब कंपनी में फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, और ये सब कुछ होता. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they register themselves with the government and follow rules and regulations. Workers in the organized sector enjoy security of employment. मतलब उनको कभी भी नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं. They have to be given some notice. नोटिस का मतलब है उतना पीरियड उनको तनख्वाह मिलती है. दे उनकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 9 to 6,
मतलब कि 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। और अगर आप उससे ज्यादा करते हो तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी पेड। दे गेट अदर बेनिफिट्स लाइक आपके हॉलीडेज, सैटरडे संडेज हॉलीडेज हैं, या आपके 11 डेज आपको सीएल मिलता है। देन आपको 40 डेज का ईएल मिलता है। आपको मेडिकल मिलता है। प्लस आपको हॉलीडेज मिलती हैं जो आपके ऑफिस वाले फॉलो करते हैं, लाइक दिवाली, दशहरा, इन सब में। 11 दिन के सीएल में दे कैन, कभी भी इंसान बीमार हो गया, कहीं जाना पड़ गया अर्जेंटली, दे कैन टेक ईएलएस। आपकी शादी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको 5-6 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको वेकेशन पे जाना है, तो ईएलएस अर्नड लीव। इफ अ पर्सन इज इल, hospitalized, medical leave. Then normally when you are working in an organized sector, जैसे मैं काम कर रही हूँ समझ लो, तो what I would be given is, say my salary is 50,000। मेरी सैलरी मेरे एम्प्लॉय ने 50,000 डाल दी है, बट मैं घर ले जाऊंगी अराउंड 45, और हर मंथ मेरी सैलरी से अराउंड 3,000 रुपीज कट होंगे एज पीएफ। ये एक अकाउंट होता है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 3,000 होगा और मेरी कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन 3,000 होगा, एंड इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन माय सैलरी। एंड देन similarly the company would be contributing to gratuity। अब मान लो मैंने 20 इयर्स का सर्विस किया, ठीक है, पर मंथ मेरा 3,000 था एवरेज, तो एक साल में मैंने कितना कमाया, 36,000। और ये 2,000 रुपये यानी कि 24,000, 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग, यानी 60,000 पर ईयर मेरी सेविंग्स थी। और 60,000 इंटू 20 इयर्स कितना हुआ आपको, उतना 12 लाख रुपीज। वेन यू आर रिटायरिंग, अगर आप रिटायर होते हो, नौकरी छोड़ते हो, तो आपको उतना अमाउंट विथ इंटरेस्ट मिलता है। उसको हम पीएफ एंड ग्रेचुटी बोलते हैं। एंड एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, अगर वो 90 डेज कॉन्टिन्यूअसली उसने वर्क किया है, तो उसका नाम पीएफ में अपने आप चला जाता है, वो गवर्नमेंट का रूल। और इसीलिए डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोग ज्यादा देर, 2 महीने से ज्यादा नौकरी पे नहीं रखते, उनको निकाल देते हैं। अदरवाइज उनको कंपनी को भी पीएफ देना पड़ता है। तो इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर यू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज। कुछ कंपनीज में आपको एलटीसी मिलता है, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, यू वुड बी गेटिंग अ गुड अमाउंट, प्लस वाटर, सेफ वर्किंग, ये। देन इन सम कंपनीज यू ऑल्सो गेट द पेंशन। गवर्नमेंट में तो मिलता ही है, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो उसकी बेसिक सैलरी, जिस दिन तक आपकी डेथ नहीं होती उस दिन तक आपको पेंशन मिलता है। Whereas in the unorganized, छोटे छोटे यूनिट्स, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स। कभी जॉब है कभी नहीं है। देर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे, कुछ भी। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द जॉब। अगर कम काम है तो दे वुड बी रिमूव। इट डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। विम्स मतलब उसके मूड पर है। दे डोंट हैव एनी अदर इनकम। When they leave the job, they don't get any PF, any gratuity, कुछ नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो जो छोटे छोटे आपके, जैसे मैंने बोला, शॉपकीपर्स हैं, कॉबलर्स हैं, देन आपको जो है फार्मर्स हैं, दे ऑल्सो आर अंडर डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमारे होते हैं वेयर यू हैव प्रॉपर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गुड सैलरी ऑल्सो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इट इज ट्राइंग, जो आपके छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट के अंडर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी भी ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं
जो शायद अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में आना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे हैव टू फॉलो द रूल्स, दे हैव टू गिव दैट मिनिमम सैलरी, दे हैव टू गिव दैट मिनिमम पेंशन, ये सब जरूरी हो जाए। तो अब मैंने कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, इनके अंदर यू डोंट हैव एनी सेफ्टी, तो हम इनको कैसे प्रोटेक्ट करें? और आपको पता है आजकल इवन आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो आपके एमएनसीज हैं, even they work as disorganized sectors. They don't follow the rules and regulations. How? Because they are all under the MNC, not under the Indian Act. तो ये लोग क्या करते हैं? They would be they would be not following the Indian rules and regulations. और इसकी वजह से यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, दे हैव नो फिक्स आवर्स, देर इज नो सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देर इज नो रेगुलरिटी इन पेमेंट। तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स? ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है और आपके ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में भी है। तो आप कॉमनली आप इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। ये भी आपके आएगा पे, मैंने जो अभी आपको बताया ना, दिस इज देयर इन द बुक ओनली। The organized sector offers job but are sought after. But the employment opportunity in the organized sectors have been expanding very slowly. हर जगह पर आपका ऑर्गेनाइज नहीं है, एंड मेनी enterprises अपने आप को अनऑर्गेनाइज रखते हैं। व्हाई? Because they adopt such strategies to evade the taxes, refuse to follow law that protects the laborers. क्योंकि उनको डर लगता है तो वो अपना रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। So often they have to work in the unorganized sector जहां they are exploited, they are not paid a fair wage, और उनके जॉब्स जो है वो सिक्योर नहीं होते। Since 1990, since 90, as I said, this MNCs, a large number of workers are losing their jobs even in the organized, क्योंकि अब जॉब्स में लोग ज्यादा हैं एंड आपके जो काम है वो कम है। तो जहां लोगों को नौकरी मिलती है वहां वो लोग चले जाते हैं, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। जब कोविड हुआ था क्लास 10, आई हैड पेरेंट्स आई हैड पेरेंट्स जिनके मतलब कि जिनके लिए कहने के लिए देयर हस्बैंड्स वर वर्किंग इन दी गुड, मतलब जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे डिड नॉट हैव एनी इनकम। किसी के 6 मंथ मतलब कि किसी को आधी सैलरी मिली, किसी को सैलरी मिली ही नहीं। some of them did not even get the salary for many a long period, which is wrong. तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम? हम इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इन द रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर द मोस्ट, जैसे आपके लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस, जो भी अपने आप काम कर रहे हैं वो सभी हैं। Nearly 80% of the rural household in India are in small and marginal. तो इनको जो है, we need facilities, they need agricultural input, credit, storage. In the urban areas, mainly the workers in small scale, casual laborers जो आज काम किया उनको आज पैसा मिलेगा, कल नहीं गए तो कल नहीं मिलेगा। कैजुअल लेबर्स होते डेली लेबर्स, डेली वेज। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर्स जो सर पे अपना लेकर सामान लेते हैं, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल, मार्केटिंग। तो जो इनमें काम करते हैं इनको भी हमें प्रोटेक्शन देना है। देन स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री, द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटीज, इनका भी होता है।
दे ऑल्सो फेस द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनके लिए भी हमें जरूरत है। तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में है आपके ये, वहां पर यू कैन ask the government to make certain rules, then the shop की जो establishment है, they should register themselves। कुछ ऐसा रूल बनना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है फोर्स करे कि एटलीस्ट मिनिमम जो आपके रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम। कि इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इवन हमारे घरों में जो मेड्स वगैरह जो काम करती हैं, दे आर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड। If they leave the job, from the next day, they don't get the salary. If we take them out, then also they don't get the salary. So there should be something which should be minimum. The government needs to take steps. जब एमएनसीज हमारे यहाँ पर आते हैं तो दे शुड बी और आस्क टू फॉलो, जैसे हम लोग जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं वी फॉलो देयर रूल्स, तो दे शुड बी ऑल्सो गिवन सर्टन मिनिमम रूल्स की इनको प्रोटेक्शन चाहिए। Now, the last is sectors on the basis of public और प्राइवेट, यानी कि ओनरशिप है वही एग्रीकल्चर, जो मैं ओन करूंगी तो प्राइवेट, इफ इट इज ओन बाय द गवर्नमेंट इट इज पब्लिक। Another way of classifying economic activity can be on the basis of who owns the assets। Assets मतलब buildings, machinery। In the public sector, the government owns the assets and provide the services, and in the private it is the individuals। like हमारे यहाँ रेलवे, आपके पेपर का एक वन मार्कर क्वेश्चन, अगर इट इज रिटर्न सेल ओन, सो सॉरी, सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट ओन करती है। लेकिन टिस्को दैट इज ओन्ड बाय टाटा, इट इज आपका प्राइवेट। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मींस इट हैज कम इन द एग्जाम। टाटा स्टील आपका प्राइवेट एंड सेल आपका पब्लिक। टिस्को इज also steel industry but owned by Tata, and SAIL is owned by government. The activities in the private sectors are guided by motive of earning profits. So to get some services we have to pay money। द पर्पस ऑफ पब्लिक, जब गवर्नमेंट करेगी तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाती है, इट इज गिवन फॉर द वेलफेयर। द गवर्नमेंट raises money through taxes and other ways to meet the expenses on the services, like हमारा रेलवेज। अब रेलवेज में जो हम लोग टिकट खरीदते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है दैट इज यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेलवे। Whereas in the private अगर आप देखोगे तो you have to pay double the charges। You would get the services but you pay more। Modern day government spend on a whole range of activities। क्यों करती है? Because सारे services private नहीं दे सकती है, and even if they give, they would be taking large sum of money, and even if they take this large sum of money, तो there are people who may not be able to afford those। और इसीलिए कुछ एरियाज हमारे जो है इट इज ओन्ड बाय पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, एंड कुछ हमारे ऐसे हैं विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट। हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, क्लास 10। वी कॉल इट एज मिक्स्ड, मींस सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट, यानी कि आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको ओन करते हैं, एंड सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एक्सक्लूसिवली
ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो पब्लिक को वेलफेयर के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया था? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नॉट अ वेरी रिच कंट्री, तो गवर्नमेंट नीडेड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज एंड गुड्स ऑन रीजनेबल कॉस्ट। तो पब्लिक जो है, अगर वो प्राइवेट कंपनीज होंगी तो व्हाट विल दे डू? अगर वो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, तो वो हमसे पैसा लेते हैं। बट गवर्नमेंट लेती है, बट रीजनेबली कम लेती। देर आर सम एक्टिविटीज which the government has to support. आपका 5 मार्कर क्वेश्चन। For example, the private may not continue production of business unless government encourages it. For example, selling at electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods. Many units, especially small scale, might have to shut down. तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनको सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब दे बियर सम पार्ट। अगर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज 1 यूनिट 50 रुपए है, तो दे आर सपोज टू पे ओनली 10 रुपीज। तो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, दे आर एबल टू, तो गवर्नमेंट उस कॉस्ट को बियर करती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट बाइज द व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा फूड सिक्योरिटी में, एमएसपी एंड आपका, तो अनाउंस करती है कि हम इस रेट पर वी वुड बी बाइंग, एंड देन it sells it at a lower price to consumer through the ration shops. तो जो आपके पुअरेस्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू बाय इट, एंड फार्मर्स के जो इनपुट है, इट इज सोल्ड इन द मार्केट, तो उनको भी दिक्कत नहीं होती है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर पाती है ऑन लार्ज स्केल, एंड दे मस्ट स्पेंड। व्हाई? एजुकेशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा, हेल्थ, आप लोग पढ़ रहे हो डीएवी में, डीपीएस में, कहीं पर भी, बट द अमाउंट यू आर पेइंग इज एग्जैजरेटिंग, एग्जॉरिबेंट। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में, जहां एक स्मॉल फार्मर है, वो कहाँ भेजेगा? वहां पर ऐसे स्कूल्स थोड़ी होते हैं। तो रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री क्वालिटी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, ये गवर्नमेंट का काम होता है। We know in India people are malnourished. The IMR is more. जैसे ओडिशा में 40%, मध्य प्रदेश 48। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू दीज एरियाज। यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, तो ये गवर्नमेंट हैज टू पे, क्योंकि अगर प्राइवेट करेगा, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नहीं करते हैं। देयर वाज वन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेरी बिग, आई थिंक नोएडा वाला एक वो था, when it started the toll was so high, but then the toll was closed. लेकिन अगर कोई प्राइवेट बनाएगा तो नेचुरल है कि दे वुड बी चार्जिंग इट, बिकॉज वो अपने पॉकेट से थोड़ी देंगे। द प्राइवेट इज रनिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट्स, एंड गवर्नमेंट जो भी रन करेगा, इट वुड रन ओनली फॉर द बेनिफिट। तो वी नीड इंडस्ट्रीज, वी नीड मोर गवर्नमेंट सपोर्ट्स। तो इन दैट वे अब हम लोगों ने क्या लर्न किया है? दैट देर आर एक्टिविटीज which add to the GDP of our country. India has a mixed economy जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट है, and we are producing goods on the basis of primary which we get from the nature, secondary जिसको हम इंडस्ट्रियल आउटपुट में लेकर आते हैं, एंड द सर्विसेज टेरिशरी विच हेल्प दीज टू सेक्टर्स। और यही सेक्टर्स में काम करने वालों के वर्किंग कंडीशंस को हम डिवाइड कर देते हैं एज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। सम ऑफ these sectors are owned by government, some of them are owned by private. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इसको बोलते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट।
still we need to combat with situations of unemployment, एंड उसके लिए वी हैव सर्टेन, जो करंट है वो है आपका राइट टू वर्क, एंड इन द फ्यूचर के लिए वी कैन डेवलप दीज सेक्टर्स इन द बेटर मैनर. वी कैन डेवलप सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स सो दैट एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड. तो अगर हमारा टेरिशरी प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों में बढ़ जाता है तो उससे हमें फायदा क्या होगा? हमारा जीडीपी भी ऐड होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम होगा. हम जो दूसरे कंट्रीज आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं व्हेन वी नीड इट, हम उसको भी कम कर सकते हैं. सो इंडिया वुड आल्सो बी एडेड टू द डेवलप्ड कंट्री इन द कमिंग एरिया. सो दैट इज आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी.